Hello everyone. कल की क्लास के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम, सॉरी इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। और इसके अंदर अपन ने उसके अंदर अपन ने एडवांटेज लिख लिए थे, उनको समझना बाकी था। तो चलो आज अपन इसको समझ लेते हैं, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भी सब लोग आ जाओ। चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले एडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज अपन ने ये लिखा है कि पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस जोन टू डेफिसिट जोन। सरप्लस जोन और डेफिसिट जोन क्या होते हैं अपन उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वर्ड है सरप्लस। सरप्लस का मतलब जहां पावर बहुत ज्यादा है, और डेफिसिट जहां पावर की कमी है। तो सरप्लस यानी जहां पावर ज्यादा है, और डेफिसिट जहां पावर कम है, वहां पर पावर सरप्लस से डेफिसिट की तरफ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। सरप्लस से डेफिसिट की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है। और इस केस के अंदर यहाँ पावर बल्क में अवेलेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनरेशन ज्यादा है बट लोड कम है, और यहाँ पर जो है वो लोड ज्यादा है, जनरेशन कम है। तो हम आप लोगों को, मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, ये चीज कि पावर जो होती है वो ग्रिड के अंदर किसी भी जगह से किसी भी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया है उसको टोटल 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ग्रिड जो है वो टोटल कितने बनाए गए, 5 ग्रिड बनाए गए। तो मान लीजिए कि किसी एक ग्रिड के अंदर जो है वो पावर प्लांट्स हैं अलग अलग, 4 या 5 राज्य आपस में कनेक्टेड है, और 4 या 5 राज्यों के जो पावर प्लांट्स हैं सारे के सारे वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो किसी भी पर्टिकुलर एक राज्य को जब पावर की डिमांड होती है तो वो पावर दूसरी जगह से क्या की जा सकती है, बोरो की जा सकती है। दूसरी जगह से क्या की जा सकती है, बोरो की जा सकती है। आपको करना कुछ नहीं है, आप या तो इनको पैसे दे दीजिए या फिर आप इनके जो है वो दोबारा काम पड़ने पर इनको आप पावर जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद, धन्यवाद आर्यन। सेकंड पॉइंट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरप्लस जोन से डेफिसिट जोन का मीनिंग समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा था लेसर ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू मीट द पीक डिमांड, ऐसा अपन ने लिखा था। तो लेसर ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या? अब शुभम आया है क्या भाई क्लास के अंदर? नमो नमः, आया भाई? क्या कहा था मैंने तेरे को? तो अरे कहां पोआ भाई, कहां? चित्रंजन पावर प्लांट पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आशीर्वाद। तो देखो ऐसा है कि जैसा कि हम सबको पता है कि मिश्रा पोहा सेंटर जो है वो इतना ग्रो कर गया कि मिश्रा पोहा सेंटर से उन्होंने बिजनेस हैंडओवर करके अपने घर वालों को, और वो ऊपर चले गए, मतलब ऊपर मतलब भगवान को प्यारे नहीं, वो ऊपर मतलब ऊपरी स्तर पे चले गए। उन्होंने कंपनी खोल दी मिश्रा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो जिस समय उनको हार्ट अटैक आया था, बाईपास सर्जरी वगैरह हुई। तो काफी समय से पावर ट्रांसमिशन मिश्रा जी कर रहे हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो अब मिश्रा जी के पास पैसा बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा। तो मिश्रा जी ने कहा कि भैया ट्रांसमिशन बहुत हुआ, अब एक काम करते हैं, किसी और से पावर नहीं लेनी, खुद पावर जनरेट करेंगे, खुद पावर जनरेट करके खुद ही ट्रांसमिट करेंगे।
तो इस केस के अंदर प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो मिश्रा जी ने डिसाइड कर लिया कि लेट्स जनरेट द पावर। मिश्रा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इन्होंने स्थापना कर दी। हम्म, बिल्कुल। आईसीयू आईसीयू की बात गई बाबा, मिश्रा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे आ गए हो तुम। अब ये जो पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो मिश्रा जी ने स्टार्ट किया, इनने क्या किया कि जिम्मेदारी ली कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करूंगा। कोई भी XYZ पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने सप्लाई करने का सोचा। मान लीजिए कि इन्होंने जो है वो सप्लाई करने का सोचा मिश्रा नगर को। किसको सप्लाई करने का सोचा? मिश्रा नगर को इन्होंने सप्लाई करने का सोचा। तो मिश्रा नगर ऐसा तो है नहीं पहले अंधेरे में था, मिश्रा नगर को कोई ना कोई तो सप्लाई कर रहा होगा। तो फिर इन्होंने कहा कि मिश्रा नगर की डिमांड कितनी है, हमारा पावर जनरेशन करना है अगर हमें, तो पावर प्लांट लगाना है। पावर प्लांट लगाना है तो ये डिसाइड करना है कि पावर प्लांट किस रेटिंग का होगा, और पावर प्लांट की रेटिंग डिसाइड करने के लिए लोड पता होना चाहिए। तो मिश्रा नगर का लोड कितना है ये तो पता नहीं है। तो मिश्रा नगर का लोड पता करने के लिए जो है वो मिश्रा जी ने क्या किया कि इस नगर को पहले से कोई ना कोई तो सप्लाई कर रहा होगा, उस पावर प्लांट के पास गए। उस पावर प्लांट के पास जाकर के बोले कि भैया एक काम करो, आप हमें आपका लोड कर दे दो। ये शब्द मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, लोड करो, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिश्रा जी ने कहा क्या दे दो? लोड कर्व दे दो। ठीक है, लोड कर्व होता क्या है? दिन भर के अंदर लोड का जो वेरिएशन होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लोड कर्व से। 24 आवर है, तो 24 आवर के अंदर आपका लोड किस तरीके से वेरी किया है वो लोड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लोड और समय के बीच में बनाया जाता है, आवर में समय होता है। तो ये कर्व क्यों मंगवाया मिश्रा जी ने? क्योंकि मिश्रा जी की नजर है बहुत पैनी। मिश्रा जी ने जैसे इधर देखा, इनको पता चल गया कि अच्छा, तो ये जो है वो आपके लोड कर्व का पीक है, इससे ज्यादा पावर जनरेट नहीं करी है पावर प्लांट ने कभी भी। तो ये जो पावर जनरेट हुई है ये मैक्सिमम डिमांड है मिश्रा नगर की। इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अपन आज एक दिन का नहीं, अपन पिछले 6 महीनों का देख लेते हैं। पिछले 6 महीने के लोड कर्व को जब इन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो मिश्रा नगर की है 90 मेगावाट। ये मिश्रा नगर की मैक्सिमम डिमांड हुई कितनी? 90 मेगावाट। तो मिश्रा जी को आइडिया हो गया कि 90 मेगावाट पावर मांगी जा रही है तो पावर प्लांट कितने का बनाए। तो ये नियम होता है कि जितना आपका मैक्सिमम डिमांड है उसका 50% आपको रिजर्व में रखना है। ठीक है, तो इसका 50% कितना होता है? 45 मेगावाट होता है। ये आपने रिजर्व में रखना है। तो आपकी टोटल प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हो गई? 135 मेगावाट। मिश्रा जी ने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? ये डिसाइड कर लिया कि 135 मेगावाट जो है उसमें पावर जनरेशन करेंगे। और ऐसा सोच करके इन्होंने फोन किया ठेकेदार को। ठेकेदार को घर बुलाया, 135 मेगावाट की स्कीम बताई और उन्होंने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चालू कर दी। सब कुछ सीन तैयार होने के बाद जो एडवांस्ड पेमेंट है उसकी बारी आई और मिश्रा जी ने जो है वो अपने जेब में से 5 करोड़ निकाल करके सीधे टेबल पे रख दिए। ठेकेदार को बोला कि चलो भाई ये तुम एडवांस पकड़ो, बाकी का जो 200-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो आपको जो है वो जल्दी मिल जाएगा। मिश्रा जी का 5 करोड़ का एडवांस लेकर के जो ठेकेदार साहब है वो चल दिए। जैसे ही ठेकेदार साहब निकले, रात को 11:30 बजे मिश्रा जी का फोन बजा। अननोन नंबर। फोन बहुत तेज बजा, पूरे घर के अंदर एकदम से आवाज गूंजी मिश्रा जी के कॉलर ट्यून की। मिश्रा जी सोचे कि जिंदगी में कभी ऐसा दिन देखने को मिला नहीं है कि कोई रात को मुझे फोन करे। ऐसा दिन मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। आज ये रात को 11:30 बजे अननोन नंबर से फोन कैसे आया? कौन है इसके पीछे? मिश्रा जी ने जो है फोन उठाया। जैसे ही मिश्रा जी ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि अच्छा, पावर प्लांट बना रहे हो? मिश्रा जी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मिश्रा जी ने कहा कि यार इसको कैसे पता चला कि मैं पावर प्लांट बना रहा हूं? बात तो अभी अभी डिस्कस हुई है, एडवांस पेमेंट तो अभी दिया है और ये बंदा अभी निकला है, और अभी अभी बात लीक कैसे हो गई? मिश्रा जी ने कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत मिश्रा जी ने दूसरा फोन निकाला, दूसरे फोन से फोन घुमाया। फोन घुमा करके उन्होंने जो है वो अपने ठेकेदार को फोन करके उसका फोन म्यूट में डाल के बोला, अरे भैया पहुंचे कि नहीं? बोले हाँ हम तो पहुंच गए।
बोले पैसा? बोले पैसा सुरक्षित है। तो मिश्रा जी ने कहा चलो ठीक है, फिर सो जाओ। फोन रख करके और उसके बाद फिर उस बंदे से फिर से बात करी, हिम्मत जुटा करके बात करी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप कौन? बोले हम कौन है ये तो तुम जान ही जाओगे, पर तुम हमारे बगैर पावर प्लांट बना लोगे क्या? मिश्रा जी ने कहा लगता तो गुंडा गुंडा है, पर हमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता, हम तो कानपुर से। विकास दुबे कानपुर वाला वैसा का वैसा, मिश्रा कानपुर वाले हैं, हमसे कोई कैसे दबंगई कर सकता है? तो मिश्रा जी ने जरा जोर से तेज स्वर में कहा, हाँ जी भैया, क्या दिक्कत है? समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, आज तक भले का ही काम किया, आज तक किसी का बुराई किया नहीं, तुम्हें दिक्कत क्या है? पावर प्लांट बना रहे, हम बना रहे, हमारा पैसा, तुम्हें क्या दिक्कत? बोले दिक्कत हमें कुछ नहीं है, दिक्कत तो तुम्हें होगी। मिश्रा जी फिर सकते मांगे, बोले मान ही नहीं रहा। मिश्रा जी ने कहा जो करना है कर लो, हम तो ये करेंगे। तो सामने वाला बंदा थोड़ा मधुर हुआ। सामने वाले बंदे ने कहा कि अच्छा तो फिर एक काम करें, आप जो है वो पावर प्लांट जो बना रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं अखिल भारतीय इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम संघ का अध्यक्ष बात कर रहा हूं। तो मिश्रा जी ने सोचा अरे क्या बात है, तो कोई ढंग के आदमी का फोन लगता है। तो बोले फिर से बताओ कौन बोल रहे हो? बोले अखिल भारतीय इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम संघ के अध्यक्ष बात कर रहे हैं हम। बोले हाँ जी अध्यक्ष जी बताइए क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, देखो ऐसा है कि तुम 135 मेगावाट का पावर प्लांट बनाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, आज तुम्हारी तबीयत एकदम खुश है, तुम 135 मेगावाट जनरेट करके और तुम्हारे इस मिश्रा नगर को सप्लाई कर दोगे, 90 मेगावाट सप्लाई कर दोगे, कल को 100 हो गया, 100 भी कर दोगे। बट एक बात बताओ, मान लो किसी दिन तुम में फॉल्ट आ गया, क्योंकि तुम सालों साल तो लगातार चल नहीं सकते, और भगवान ना करे फॉल्ट आए, पर एक साल लगातार चलने के बाद में आपके पावर प्लांट में जो मोटरें लगी हैं, जो इक्विपमेंट लगे हैं, उनका मेंटेनेंस भी तो करना होगा, उनकी सफाई भी तो करनी पड़ेगी, क्लीनिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो उस समय जब आप अपने आप को बंद करोगे, सफाई करोगे, तो आपके मिश्रा नगर को सप्लाई कौन करेगा? तो अचानक से जो है मिश्रा जी ने सोचा, बात तो भाई सही कह रहा है, ये तो बहुत दिक्कत है, करेंगे कैसे? तो मिश्रा जी ने कहा कि भैया जी आप ही ने समस्या बताई है तो समाधान भी आप ही बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ नहीं, ऐसा है कि आप हमसे हाथ मिला लो। मिश्रा जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम मिला लेंगे, पर आपको कुछ कमीशन नमीशन देना है? बोले नहीं 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 नहीं, कमीशन क्या बात कर रहे हो यार, भगवान के घर जाना है, कमीशन किस बात का? आप ऐसा करो कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब हम आपके लिए सप्लाई दे देंगे, बट जब हम में से कोई बीमार हो जाए और हमें जरूरत पड़े तो आप अपने हिस्से से थोड़ी सी पावर हमें दे देना वापस से, जितनी हमने दी है। बोले बात तो तुम लाख टके की कर रहे हो, जितना हम लेंगे उतना तुम्हें पावर दे देंगे, बात खत्म होगी। बोले बिल्कुल खत्म होगी। तो बोले ये तो डील हुई, डन, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, जरा कैमरे के सामने हाथ करो, हाँ बस ठीक है, सेट हो गया मामला। तो ऐसा करके जो है मिश्रा जी ने ये डिसाइड कर लिया कि पावर प्लांट का इंटरकनेक्शन करना है, समझे कि नहीं? तो अब मेन मुद्दे की बात तो अब है, तो उस अध्यक्ष ने ये कहा कि देखो तुमने अभी अभी जो है वो बहुत अच्छा फैसला लिया है, अब तुमने चूंकि इंटरकनेक्शन करने डिसाइड कर लिया है, तो तुम्हें एक फायदा और बता रहा हूं जो मैंने पहले नहीं बताया था। ये तुम्हारे हाँ या ना कहने पर निर्भर करता है कि मैं वो तुम्हें फायदा बताता, और चूंकि तुमने हाँ किया तो तुम वो फायदा जानो, तुम्हारे लिए जरूरी है। बोले हाँ बताओ। बोले एक काम करो, तुम अब पावर प्लांट जो है वो 135 मेगावाट का ना बना करके केवल 100 मेगावाट का बनाओ। तो उसने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, 90 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड है, उसको सप्लाई कर लेगा, कर लेगा, ये मैक्सिमम डिमांड होती है, ये दिन में केवल 2 या 3 घंटे के लिए आती है, कल को मैक्सिमम डिमांड बढ़ भी जाए तो 10 मेगावाट तक बढ़ जाएगी, तब भी तुम सप्लाई कर दो? बोले हाँ। पर ये मैक्सिमम डिमांड 3 घंटे के लिए है या 4 घंटे के लिए आती है, बाकी दिन में 20 घंटे तो लोड कम रहेगा, 90 से भी कम रहेगा, 60 है 70 है, तो तुम 135 का बना करके क्या करोगे? तुम 100 का बनाओ ताकि 90 मेगावाट सप्लाई हो जाए, और जब लोड कम हो तो तुम्हारा जो पैसा लगाया हुआ है वो 100 मेगावाट का लगाया हुआ है, तो तुम्हारा जो है वो ऐसा नहीं लगे कि पैसा व्यर्थ गया। 135 मेगावाट का पावर प्लांट बनाओगे और उससे सप्लाई 60 मेगावाट करोगे, तो 100 का ही बनाओ ना, रिजर्व में कम रखना पड़ेगा। और दूसरा एक फायदा ये भी होगा यहाँ पर, दूसरा एक फायदा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा फायदा ये होगा यहाँ पर कि भैया ये जो पावर प्लांट तुम 100 मेगावाट का बना रहे हो, 3-4 घंटे
मान लो तुम्हारा लोड 100 मेगावाट से बढ़ करके और फॉर एग्जांपल हो गया 102 मेगावाट, तो हम कब काम आएंगे? हम तुम्हारे लिए जनरेशन करके दे देंगे, तुम जब लोड कम हो तो दोबारा हमें वापस दे देना। बोले बात तो एकदम गजब कर दी। तो बोले फायदा तुम्हें ये होगा कि अगर तुम 135 के बजाय 100 मेगावाट का बनाओगे तो तुम्हारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या लगेगी? कम। तो जो तुम 200 करोड़ रुपए का सोच रहे थे बजट का, अब तुम्हारा बजट 150 करोड़ ही होगा, 50 करोड़ सीधे सीधे बच गए। तो सेम मैक्सिमम डिमांड को सप्लाई करने के लिए पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको 135 मेगावाट की बजाय 100 मेगावाट ही रखनी पड़ती है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सेम मैक्सिमम डिमांड को सप्लाई करने के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कम लग रही है, तो इंस्टॉलेशन का पैसा भी क्या लगेगा? कम लगेगा। ये फायदा होता है। आई बात के नहीं समझ में? बोलो भाई मिश्रा नगर के वासियों। तीसरा प्लांट मतलब तीसरा पॉइंट यह है, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट यह है कि आप देखो पहले रिजर्व में कितना रखना पड़ रहा था? 45 मेगावाट। अब कितना रखना पड़ रहा है? केवल 10 मेगावाट। अच्छा ये रिजर्व काम आता है क्या? पढ़ाई तो है। तो जब काम ही नहीं आ रहा तो रिजर्व में कम रखेंगे ना, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, हम इंटरकनेक्टेड है, हम किसी से भी मांग सकते हैं भाई थोड़ी सी पावर दे दे, वो दे देगा। तो रिजर्व कैपेसिटी कम रखनी पड़ती है, ये तीसरा एडवांटेज हुआ। अब इसका एग्जाम्पल सुनो। जब अवेबिलिटी ज्यादा होती है तो रिजर्व में कम रखना पड़ता है। कैसे कम रखना पड़ता है? जैसे तुम मान लो तुम्हारा जो घर है वो गांव में है। कहां है? गांव में। अब तुम्हारा घर गांव में है तो हुआ ये कि तुम्हारे पास है मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस। 80% लोगों के पास भारत में स्प्लेंडर प्लस है या HF डिलक्स है, इसी से काम चलता है। तो मान लीजिए कि तुम्हारे पास जो है अखिल भारतीय वाले को इससे क्या फायदा? उसको ये फायदा है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी तो ये पावर प्लांट दे देगा ना उसको सप्लाई। सब मिलजुल करके काम करेंगे तभी तो काम चलेगा, है ना? अब देखो इसका एक एग्जांपल सुनो रिजर्व कैपेसिटी का। क्या गजब का एग्जांपल देते हो? अरे एग्जांपल एकदम भरे पड़े भाई साहब, बहुत भरे पड़े। ये वाला सुनो जो अभी बता रहा हूं, ये वाला सुनो, एकदम मजा आएगा। रिजर्व कैपेसिटी कम रखनी पड़ रही है, इसका एग्जांपल देखो। मान लो तुम गांव में रहते हो, ठीक है? गांव में रहते हो, तुम्हारे पास है मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस। अब जो स्प्लेंडर प्लस तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, गांव से शहर के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। कितनी? 20। तो तुम पेट्रोल जब शहर जाओगे तो क्या 1 लीटर भरवा के आओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 लीटर तेल तो भाई गांव से मोटरसाइकिल शहर जाके वापस आएगी तो 40 किलोमीटर तो यही हो गए, और एवरेज वो 60 का देती है, तो बचा तो 20 किलोमीटर का ही तेल। तो वापस जाएगा तब तक तो तेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शहर से गांव जाएंगे तो आप टंकी लगभग फुल करवा के लाएंगे, और वो भी तब जाएंगे जब कोई काम है। तो काम भी हो गया, पेट्रोल भी भरवा लिया, वापस आ गए। क्यों? क्योंकि गांव में मान लो इमरजेंसी में रात को कहीं जाना पड़ जाए, निकलना पड़ जाए, तो तेल रिजर्व में चाहिए अपने पास, एक्स्ट्रा बिल्कुल चाहिए। तो आपके पास जब अवेबिलिटी नहीं है तो आपको रिजर्व में क्या रखना पड़ा? ज्यादा। अब वही तुम लोग शहर में कोचिंग करने के लिए आए, तुम कमरा लेके रह रहे हो, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, हर 2 किलोमीटर के बाद में पेट्रोल पंप है शहर में, तुम्हारी गाड़ी रिजर्व से बाहर नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। पेट्रोल जाओगे, मोटरसाइकिल रोकोगे पेट्रोल पंप पे, टंकी खोल करके, हाँ भैया 40 का डाल दो, 40, पूरे 10-10 के खुले नोट। फिर 2 दिन गाड़ी इधर उधर 5-7-10 किलोमीटर चलाई, फिर पेट्रोल पंप पहुंचे, हाँ भैया 45 का डाल दो, 5 रुपए खुले हैं, 45 का डालो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर में चूंकि तुम्हें पता है कि गाड़ी अगर है ना पेट्रोल खत्म होने की वजह से झटके भी देने लगी ना, तो तुम एक बार उसका कान मरोड़ोगे तो किसी ना किसी पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही जाओगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम्हारे पास अवेबिलिटी ज्यादा है तो तुम्हें रिजर्व में क्या रखना पड़ा? तेल कम। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे पावर प्लांट है, मेरी जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो 100 है, मुझे अगर 102 की जरूरत पड़ी तो मेरे को देने वाले बहुत लोग हैं, मैं उनसे ले सकता हूं, और उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको दे सकता हूं। पर अगर मैं अकेला होता तो मुझे जरूरत होती तो मैं मांगता किससे? तो मुझे रिजर्व में क्या रखना पड़ता? ज्यादा, जबकि वो रिजर्व काम कुछ नहीं आ रहा।
135 मेगावाट का पावर प्लांट है, वो जिंदगी में 135 जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि लोड 90 से ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहा। रातों रात 90 से 135 मेगावाट का लोड थोड़ी हो जाएगा, समझे कि नहीं? अरे बिल्कुल फूंक मार के चला लेंगे। मिश्रा जी ने बिल्कुल एकदम कर रखा है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये समझ में आया पॉइंट के नहीं आया? रिजर्व कैपेसिटी कम रखनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, जरूरत पड़ने पर किसी से भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, चौथा। ये पॉइंट आप लोगों को जनरेशन में समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को जो है जनरेशन अभी पढ़ाया नहीं है, तो लोड फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, ये आपको आइडिया नहीं है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है तब भी सप्लाई कंटिन्यू बनी रहती है। कैसे? ये लिखा है ना अपन, मेजर फॉल्ट वाला पॉइंट। तो कोई भी बड़ा फॉल्ट आता है तो बड़े फॉल्ट के आने पर, मान लो हमारे पावर प्लांट में फॉल्ट आ गया, तो हम चूंकि इंटरकनेक्टेड हैं तो हमारे लोड को सप्लाई कोई भी कर सकता है, तो सब लोग थोड़ा 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 पावर जनरेशन बढ़ाएंगे, मेरे लोड को सप्लाई हो जाएगी, मैं सही हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। जो फॉल्ट के लिए पावर प्लांट बंद किया गया है, ठीक उसी प्रकार मेंटेनेंस के लिए भी बंद किया जा सकता है। मान लो किसी पावर प्लांट को 1 साल हो गया कंटिन्यू चल रहा है, मेंटेनेंस की जरूरत है तो उसको बंद किया, मेंटेनेंस किया तो उसके हिस्से की सप्लाई बाकी लोग कर देंगे, तो मेंटेनेंस की सुविधा भी रहती है, और फॉल्ट आने पर जो है वो सप्लाई कंटिन्यू बनी रहती है, इसलिए रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता जो है वो इंटरकनेक्शन से पावर सिस्टम की बढ़ जाती है। एक लास्ट पॉइंट है, यूज ऑफ ओल्डर प्लांट्स। यूज ऑफ ओल्डर प्लांट्स, इसको समझते हैं, ध्यान से समझना है इसको। मान लीजिए कि अपने पास में मिश्रा जी ने जो है ना वो धंधा इतना बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा धंधा कर लिया, बहुत बड़ा। तो मिश्रा जी ने धंधा इतना बड़ा कर लिया कि एक पावर प्लांट से मिश्रा जी के पास में 4 पावर प्लांट हो गए। मिश्रा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब बन चुका है मिश्रा कंपनीज। अलग अलग जगह पर अलग अलग पावर प्लांट है मिश्रा जी के। 4 पावर प्लांट मिश्रा जी ने खड़े कर दिए। एक 500 मेगावाट का, अरे दैया क्या बात कर रहे, एक 1000 मेगावाट का, और एक गजब गजब एकदम गर्दा उड़ा दी। एक 1200 मेगावाट का, ओ हो चीर फाड़ कर दिए। और एक 1500 मेगावाट का, अरे मिश्रा जी गजब यार, मिश्रा जी जैसा कोई है ही नहीं। 4 पावर प्लांट खड़े कर दिए। तो 4 पावर प्लांट मिश्रा जी ने खड़े किए और इन्होंने किया एनुअल फंक्शन। होता है स्कूल में भी एनुअल फंक्शन होता है, तुम लोग वैसे वहां पर जो है वो ठूसने जाते हो और तो कुछ करने जाते हो नहीं, क्योंकि तुमने, मुझे नहीं लगता किसी ने स्टेज पर खड़े होकर के जो है वो कोई परफॉर्मेंस दी होगी या स्पीच वगैरह दिया होगा, जैसा लग रहा है मुझे। तो 4 पावर प्लांट बढ़िया रन कर रहे थे, पूरे साल में इन्होंने बहुत पैसा कमाया, तो इन्होंने एनुअल फंक्शन किया। मुख्य अतिथि के तौर पे इन्होंने जो है भारत के सबसे पुराने पावर प्लांट को बुलाया, जो बहुत पहले पावर जनरेशन किया करते थे, सदियों पहले। ऐसे ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट आए वहां पर। तो उनकी कैपेसिटी 5 मेगावाट, 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, ऐसे छोटे छोटे पावर प्लांट्स। तो चचा जान बुजुर्ग थे, पहली रॉ में बैठे थे, विशेष अतिथि थे, उन्होंने इन सब का शक्ति प्रदर्शन देखा और इनको लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चचा की देशभक्ति जाग गई। चचा ने कहा कि अब हम भी जनरेशन करेंगे, हम पावर जनरेट करेंगे। मन में पूरा दृढ़ संकल्प लेकर के चचा बढ़े मिश्रा जी की तरफ। मिश्रा जी की तरफ चचा बढ़े और मिश्रा जी को जाकर के चचा ने कान में कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम काम बहुत उम्दा कर रहे हो और हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिश्रा जी ने कहा कि देखो, आपने देश की इतनी सेवा करी, इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है, आपके आशीर्वाद से तो हम चल रहे हैं। बोले नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, और मैं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूं। आपने मुझे बुलाया इसके लिए तो धन्यवाद, पर आपने मुझ में भी देशभक्ति की भावना जगा दी एक बार फिर से, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं भी पावर जनरेट करूंगा, हम भी जनरेशन करेंगे। मिश्रा जी ने सोचा चचा मजाक कर रहा है। मिश्रा जी ने कहा कि देखो चचा, तबीयत नासाज रहती है, उम्र का वो पड़ाव है जब आपको आराम करना चाहिए, हम हैं ना देश को संभालने के लिए। चचा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, हम जनरेशन करेंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे। हम में बस छोटी मोटी टूट भाग है, वो निकल जाए बस, उसके बाद तो हम देखो क्या सरपट जनरेशन करते हैं जिसकी हद ही नहीं है। मिश्रा जी ने कहा कि यार अभी तो चिंता का विषय है। तो उन्होंने कहा कि बताओ खर्चा कितना क्या है, हम अपनी तरफ से करा देते हैं। आपकी इतनी इच्छा हो रही है, हमको देखकर आप इतने मोटिवेट हुए हो, तो करिए आप, देखते हैं क्या कर पाते हैं कुछ। तो टूट भाग रिपेयर कराई गई चचा की, और
चचा की ग्रैंड ओपनिंग हुई, नारियल फोड़ करके चचा का जो है वो जनरेटर चला दिया गया। चचा को जिम्मेदारी सौंपी गई मिश्रा नगर के अंदर। चचा की जिम्मेदारी है, मिश्रा नगर के अंदर एक कॉलोनी है, मिश्रा नगर के अंदर एक कॉलोनी है, शुभम कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? शुभम कॉलोनी। शुभम कॉलोनी। शुभम कॉलोनी को मिश्रा जी ने जिम्मेदारी सौंपी कि भाई मिश्रा कॉलोनी में जो शुभम कॉलोनी है या शुभम सेक्टर है, वो शुभम सेक्टर को चचा सप्लाई करेंगे। जोरों शोरों से जनरेशन चालू हुआ, मिश्रा जी देख के चौंक गए, बोले का जनरेशन चल रहा है, एकदम स्मूथ मक्खन, चचा तो बहुत ही बढ़िया है। रात को 2 बजे मिश्रा जी का अचानक से फोन बजा। फोन उठाया और उन्होंने जैसे ही सुना, वो अचानक से सकपका गए। उनको समझ नहीं आया कि करें तो करे क्या, समझ ही नहीं आ रहा था। खबर थी कि चचा का हार्ट अटैक हो गया और चचा सीधे आईसीयू में। इधर चचा आईसीयू में और इधर शुभम नगर अंधेरे में। पूरी रात शुभम नगर के लोग परेशान रहे और यहां से जो है वो मिश्रा जी भागे। मिश्रा जी भागे एकदम तुरंत आईसीयू के अंदर और जाकर के चचा से गुस्से में कहे कि हम कहे थे कि आराम करिए, उम्र का ये दौर है जब आपको आराम की जरूरत है और आप जिद कर रहे थे। हम कहे थे आपको, नासाज रहती है तबीयत, मत करिए। चचा ने पता क्या करा? चचा ने कहा कि देखो, जनरेशन तो हम करेंगे, छोटा मोटा हार्ट अटैक है, कल हम तैयार हो जाएंगे, परसों हम फिर से सप्लाई करेंगे। शुभम ने ऐसे सर पीटा, मिश्रा जी ने जो है ऐसे सर पीटा और सर पीट करके बाहर आए। बाहर आकर के उन्होंने तुरंत फोन लगाया, इन सारे पावर प्लांट के जो सीएमडी है उनको फोन लगाया, बोले अभी तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, हमें अर्जेंट मीटिंग करना है। जब तक वो रास्ते में आ रहे थे, शुभम मिश्रा जो है, हमारे मिश्रा जी, इनने एक बहुत ही तगड़ी तरकीब सोची, बहुत ही तगड़ी तरकीब। क्या तरकीब सोची उन्होंने? उन्होंने बहुत तगड़ी तरकीब सोची और चारों लोग जब इकट्ठा हुए तो मिश्रा जी ने बैठ करके एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल उन्होंने ये रखा कि एक काम करो, हम जितने भी पावर प्लांट भारत में ऐसे हैं, जितने भी चिचा ऐसे भारत में अवेलेबल हैं, इन सारे के सारे चिचाओं को इकट्ठा करो, इनसे गूगल फॉर्म भरवाओ और इनको बोलो कि किस किस में देशभक्ति की भावना है, कौन कौन जनरेशन कर सकता है, फार्म भरो, हम फ्री में मेंटेनेंस करेंगे उनका और उनको यूज करेंगे। इन चारों लोगों का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं मिश्रा जी, ये अभी अभी तो बिस्तर पे लेटे हैं और तुम कह रहे हो कि ऐसे बिस्तरों की हम लाइन लगा दे। कितने लोगों को हम ऐसे आईसीयू में ट्रीटमेंट दिलाते रहेंगे? तो मिश्रा जी ने कहा कि हमारा विजन बहुत ऊपर तक है, तुम देखो कि हम क्या सोच रहे हैं, तुम गूगल फॉर्म भरवाओ। फॉर्म भरवाए गए, पता चला कि देखते ही देखते 100 लोगों ने हां भर दी और 100 लोगों की टोटल जनरेशन कैपेसिटी है 500 मेगावाट। जैसे ये डेटा इनके पास रिकलेक्ट हुआ, इस पावर प्लांट वाले ने देखा कि अरे भाई, मेरे बराबर हो गए, ये तो मेरे अकेले के बराबर ये 100 लोग मिलकर के जनरेशन कर सकते हैं, इनकी तो पावर जनरेशन कैपेसिटी तगड़ी है, थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस करवा के इनको चला देते हैं। और शुभम मिश्रा जी ने एक इंस्ट्रक्शन पास किया, जब सब लोग तैयार हो गए, बोले अब आप व्यक्तिगत तौर पे कदापि प्रचालित नहीं होंगे, आपको कभी किसी भी शुभम नगर की सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप जो भी पावर पैदा कर रहे हैं वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ अटैच कर दीजिए, बस हम जाने, हमारा काम जाने, हम जिसको चाहे वो पावर डिलीवर करेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि पावर पैदा करके हमारे सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तब लोगों का माथा ठनका, बोले अच्छा ये स्कीम थी मिश्रा जी की। उनकी स्कीम ये थी कि पुराने पावर प्लांट को व्यक्तिगत तौर पे चलाना कदापि विश्वसनीय नहीं है, आज है कल नहीं, परसों तो खत्म हो जाए। इससे अच्छा इनको हमारे सिस्टम के साथ जोड़ करके चलाया जाए। 500 मेगावाट जनरेशन कर रहे हैं, अगर 4 दिन बाद में इनमें से 100 मेगावाट की कमी भी आ गई, कोई खराब भी हो गया, तो 400 तो जनरेशन हो रहा है। जीरो से तो 400 बढ़िया ही है। और अगर ये 400 मेगावाट जनरेशन कर रहे हैं तो इस पावर प्लांट को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसका रनिंग कॉस्ट बचेगा, इसका पैसा बचेगा। ये कैपेसिटी हम में पहले से थी,
या इसके अलावा अपन ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारी पावर डिमांड बढ़ती है तो हमें नए पावर प्लांट को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ये पावर अवेलेबल थी, हम इसको यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि ये छोटे छोटे थे और पुराने थे। तो पुराने पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करना तभी संभव है जब उनको इंटरकनेक्ट करके चलाया जाए, और इसी वजह से इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम ने पुराने पावर प्लांट्स को एक नई राह दिखाई और सारे के सारे पावर प्लांट जो है वो जनरेट करने लगे पावर। तो भागते भूत की लंगोटी भली भाई, मरते मरते जितना जनरेट कर सके लास्ट मोमेंट तक उतना अच्छा करवा लो उनसे। समझे कि नहीं? बिल्कुल मिश्रा जी, क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? यूज ऑफ ओल्डर प्लांट्स, पुराने पावर प्लांट्स को यूज किया जा सकता है। हेडिंग नंबर 9। चलिए, नाइस कंसेप्ट दादा सर, क्या बात है सब। दादा का मतलब पता है तुम लोगों को? दादा का मतलब पता है कि नहीं, या ऐसे ही बोल रहे हो? दादा नजर आते हैं हम तुम्हें? बड़े भाई। तो फिर दादा बोल दिया तो फिर सर जी क्या? दादा बोल दिया तो सर जी क्या? तो दादा सर जी क्या? बड़े भाई सर जी। दादा बोल दिया, दैट्स इनफ। चले आगे चलते हैं। बहुत ही खास टॉपिक है ये, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, हद से ज्यादा खास। इस टॉपिक में मैं इतने बेसिक बता दूंगा ना तुम लोगों को, जो तुम ये कहते रहते थे ना बेसिक कराओ बेसिक कराओ बेसिक कराओ, इतना बेसिक पढ़ लेंगे कि तुम खुद बेसिक को बेसिक पढ़ा दोगे कि ले भाई तू क्या बेसिक है, मैं बताता हूं तुझे बेसिक क्या होता है। इतना डेप्थ में जाकर के अपन इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और इस टॉपिक का ट्रांसमिशन के अंदर हर टॉपिक से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है। चीजें मैं इतनी आपस में जोड़ करके पढ़ाऊंगा, मैं हर कंसेप्ट का आपस में इंटरलिंक करके दिखाऊंगा आपको आगे चल करके। इसीलिए ध्यान से पढ़ते रहे और बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नेक्स्ट हेडिंग अपन को करनी है। टेक्निकल में मोस्ट सीनियर को भी दादा बोलते हैं, अच्छा क्या बात है, वेरी गुड नाइस। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के अंदर सबसे पहला अपन हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं कि पावर क्या है। व्हाट इज पावर? क्या है पावर? बताओ मुझे तुम लोग कमेंट करके, व्हाट इज पावर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ओके। और कोई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइव रह करके पढ़ोगे ना जिंदगी बदल जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हारे और कोई दोस्त हैं जो सो रहे हैं, उठा दो उनको, है ना। पूरे 1.5 घंटे तक लगातार कंसेप्ट सीखना है अपन को, फिर लिखेंगे। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में बात करें, पावर क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कार्य करने की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
तो सबसे पहले अपन बात करें पावर क्या है। तो पावर का वैल्यू लिखा जाता है P बराबर dw अपॉन dt। कार्य करने की दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और इसका यूनिट जो है वो दिया जाता है वॉट। अब ये पावर का फॉर्मूला कहां से आया? तो हमने क्या किया कि dw के अंदर dq का भाग दे दिया, dw में dq का भाग दे दिया और dq से ही उसे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। dw में dq का भाग दिया और dq से इसको गुणा कर दिया। अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें नजर आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें यहां पर क्या नजर आ रहा है, dq अपॉन dt। dq अपॉन dt का मतलब आवेश के प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। तो dq बाई dt को क्या लिख दिया आप लोगों ने, I, और इसके साथ गुणा में dw अपॉन dq। ये क्या होता है सर? अब तुम लोगों को चूंकि ये तो पता ही है कि P बराबर V इंटू आई होता है, P लिख दिया, I लिख दिया, तो V बचा तो तुम लोग आंख बंद करके बोल दोगे कि सर ये तो V है। वो बात ठीक है, पर V की परिभाषा क्या है? किसको कहते हैं वोल्टेज? वोल्टेज कहा किसको जाता है? मैं अब आप लोगों से पूछ नहीं रहा, अब मैं हर चीज आपको सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आपसे मैं ये पूछूं कि समझ में आया या नहीं, तो जिस स्तर का तुम्हें समझ में आया उस स्तर का आप रिएक्शन दे सकते हैं। फिलहाल अब आराम से कंसंट्रेट होकर के ईयरफोन अंदर तक ठूस के और ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? लिखना नहीं है, अब कुछ भी नहीं लिखना है, समझना है पहले। चलिए, तो dw अपॉन dq को अपन ने v कैसे बोला? तो dw अपॉन dq को v इसलिए बोला, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल जो है, वोल्टेज या पोटेंशियल जो है, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी चार्ज को, यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, अनंत से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में आपने जो वर्क डन किया है, वो इस पॉइंट का क्या कहलाता है? यही वर्क डन इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। और उस पोटेंशियल को नापा किस में जाता है? वोल्ट में नापा जाता है। तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु का पोटेंशियल कहलाता है, जिसे वोल्ट में नापा जाता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहा हूं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक इस चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करेंगे अपन, ये जो वर्क डन है, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाओगे तो दोनों बिंदुओं के बीच में किया गया वर्क डन उन दोनों बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं लेकर के आ रहे हो तो वो उस बिंदु का पोटेंशियल कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां ये हुआ कि यह तो है चार्ज dq और ये dw है उसको लाने में किया गया कार्य। तो इस चार्ज को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव यानी कि पोटेंशियल। कहां से कहां ला रहे हैं? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो विभव कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं तो वो वर्क डन विद्युत विभवांतर कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये यहां पर जो फॉर्मूला बनता है, ये यहां पर जो फॉर्मूला बनता है P बराबर V इंटू आई, ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है डीसी सर्किट के अंदर। इसमें एप्लीकेबल होता है डीसी सर्किट के अंदर एप्लीकेबल होता है। और अगर मैं इसको P बराबर VI cos पाई लिख दूं तो ये सिंगल फेज एसी सर्किट में अवेलेबल
सिंगल फेज एसी सर्किट पे एप्लीकेबल होता है। और अगर मैं इसको P बराबर √3 सॉरी P बराबर 3 VP IP cos फाई लिख दूं तो ये 3 फेज एसी सर्किट में अवेलेबल होता है। और अगर मैं इसको P को √3 VLIL cos फाई लिख दूं तो ये भी 3 फेज एसी सर्किट के अंदर एप्लीकेबल होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले स्टार और डेल्टा कनेक्शन के ऊपर लागू होते हैं, यानी इसमें किसी भी फॉर्मूले का दोनों ही फॉर्मूले स्टार डेल्टा पर लागू होते हैं। दोनों ही फॉर्मूले किस पर लागू होते हैं? स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन पे लागू होते हैं। अब यहां पर मेरे सवालों का दौर शुरू होता है। बहुत सारे सवाल मुझे जो है वो उठाने हैं और बहुत सारे सवाल मुझे तुम लोगों को समझाने हैं। तो पहले सवाल उठाता हूं मैं और फिर मैं उस सवाल का जवाब आपको समझाता हूं। पहला सवाल, मैं सारे सवाल पूछ रहा हूं तो आपको जवाब नहीं देने, आपको सिर्फ सुनने हैं वो सवाल, क्योंकि उनके जवाब मैं खुद दूंगा। ठीक है? हाँ, तो डीसी सर्किट और एसी सर्किट में पावर के फॉर्मूले में एक फर्क है, वो है कॉस फाई का। तो पहला सवाल ये कि डीसी में कॉस फाई क्यों नहीं है और एसी में क्यों है। दूसरा सवाल, कॉस फाई ही क्यों है, साइन कॉट सेक कॉसेक बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यहां पर हो सकते थे, केवल कॉस फाई को ही क्यों लिखा गया। थ्री फेज के अंदर पहला वाला फॉर्मूला जो लिखा है वो काम में लेना है या दूसरा वाला लेना है, पहला वाला कब काम में लेना है, दूसरा वाला फॉर्मूला कब काम में लेना है। ये स्टार और डेल्टा दोनों केस पर एप्लीकेबल कैसे है, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग स्टार डेल्टा के लिए क्यों नहीं है, इन बातों का हम जिक्र करेंगे। साथ ही साथ पी पावर जो होती है इसको और किस नाम से जाना जाता है, क्या इसके अलावा भी नेटवर्क में कोई और पावर होती है, अगर होती है तो वो किस पर निर्भर करती है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये बातें भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूं यहां पर कि ये जो थ्री फेज सर्किट है इसमें ये जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों ही फॉर्मूले स्टार के केस में भी एप्लीकेबल होते हैं और डेल्टा के केस में भी ये दोनों फॉर्मूले जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। अरे बात समझ में? अब ये एप्लीकेबल कैसे होते हैं इस चीज को अपन को ध्यान से समझना है। बेसिक बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। मान लीजिए कि आपके पास में ये एक स्टार कनेक्टेड लोड है या सिस्टम है, यहां पर आपने लिखा वी आर, या आपने लिखा वी वाई और यहां पर आपने लिखा वी बी। स्टार कनेक्शन में खास बात क्या होती है? स्टार कनेक्शन में खास बात ये होती है कि मान लीजिए आपने स्टार में इस तरीके से लोड को जोड़ रखा है, मान लीजिए इस तरीके से आपने स्टार कनेक्शन में कनेक्शन किए हुए हैं। तो यहां पर ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। ये वाला वोल्टेज Vp कहलाता है और ये वाला वोल्टेज VL कहलाता है। इस वाले वोल्टेज को VL लिख दिया, इस वाले वोल्टेज को Vp लिख दिया। ये मान लीजिए R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज। तो ये जो लाइन वोल्टेज होता है VL, इसे आप लोग VRY भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी VR है और यहां पर VY है। तो VR और VY मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है दादा, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है सर? वो ये कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज पूछा जाए तो आप न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो ये एक्चुअल में VRN है और ये एक्चुअल में VYN है, एक पॉइंट का। और दो पॉइंट के बीच जो पूछा जाता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको ये भी कह रखा है कि ये जो लाइन वोल्टेज है ये दो फेजों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
और आपको ये भी बता रखा है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज गिवन होते हैं वो सारे लाइन वोल्टेज होते हैं, यानी 132 केवी, 11 केवी, 220 केवी, ये जो वोल्टेज है ये इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होते हैं। तो इसको असल में लिखा कैसे जाएगा, वी आर वाई को हम कैसे लिखेंगे, तो हम वी आर वाई को एक्चुअल में वी आर माइनस वी वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी आर माइनस वी वाई लिखते हैं। समझ में आ गई बात, वी आर माइनस वी वाई लिखते हैं। अब क्या होगा, आगे क्या करें, वी आर माइनस वी वाई लिखते हैं तो हमें वी आर में वी वाई को घटाना है। ये इनका फेजर डायग्राम है, आर वाई भी 120 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और तीनों के बीच में मैग्नीट्यूड सेम है, कोणीय विस्थापन 120 डिग्री सेम है, तो सिस्टम बैलेंस है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इन दोनों को घटाना है, तो वी आर में से वी वाई घटाएं कैसे, तो हमने कहा कि एक काम कर देते हैं, हम वी आर में माइनस वी वाई को ऐड कर देते हैं। अब तो कर सकते हैं काम, तो वी आर में माइनस वी वाई को ऐड करना है, तो वी वाई कहां है, ये रहा। इसी वी वाई के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने बनाया माइनस का वी वाई, इस तरीके से ये वैल्यू हो गई माइनस वी वाई की, और वी आर और माइनस वी वाई को हमें ऐड करना है, तो हम इसको ऐड जब करेंगे, तो हमें किस तरीके से वैल्यूज मिलेंगी, ये इनका रिजल्टेंट मिलेगा यहां पर वी आर वाई। ये पॉलीफेज सिस्टम ही सिखा रहा हूं मैं एक तरीके से, ध्यान रखिएगा। अब ये जो वी आर वाई है इसका वैल्यू कैसे निकला, सदिश योग का नियम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर इसका वैल्यू वी आर वाई का जिसको आप लाइन वोल्टेज कहते हैं, उसका वैल्यू कितना मिलेगा, ए स्क्वायर यानी वीपी स्क्वायर। आर को वीपी लिख सकता हूं, ये फेज वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा है, फेज वोल्टेज है। तो आपने इसको क्या लिखा, वीपी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वीपी माइनस वीपी कॉस, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, एंगल किसके बीच, वी आर और वी वाई के बीच। वी आर और वी वाई के बीच टोटल 160 है, तो इसको बाइसेक्ट किया है तो ये एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री का, तो यहां पर कॉस 60 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इस चीज को जब आप डिटेल में सॉल्व करोगे तो आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगा, इस चीज को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है √3 VP। VL का वैल्यू कितना मिलता है, √3 VP के बराबर। यानी ये जो लाइन वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड फेज वोल्टेज की तुलना में √3 गुना ज्यादा रहता है, और साथ ही साथ अगर अपन देखें तो एंगल भी जो है ना वो 30 डिग्री आगे रहता है। कैसे, ये अगर 0 पे है तो लाइन वोल्टेज देखो इससे कितना आगे चल रहा है, लाइन वोल्टेज इससे 30 डिग्री आगे चल रहा है। तो दो चीजें हम ये सीखते हैं, क्या, स्टार के केस के अंदर लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना ज्यादा होता है, और एंगल में इनके बीच में कितना फर्क रहता है, 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंटेन रहता है। आगे बात समझ में, यस और नो। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, पावर की बात करूं, पी की, तो पावर पी की मैं बात करूं तो देखो भाई एक फेज जो है वीपी, इसमें करंट भी कितनी है, मान लीजिए आईपी, तो पावर कितना लिखूंगा मैं, पावर सर मेरे को एक फेज का लिखना है तो मैं वीपी इंटू आईपी इंटू कॉस फाई लिखूंगा, क्योंकि सिंगल फेज में पावर इतना ही होता है, ये पावर इतना ही होता है सिंगल फेज के अंदर, वीपी आईपी कॉस फाई होता है। अब यहां पर ऐसे ऐसे कितने फेज हैं, 1 2 और 3, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 VP IP cos फाई, इसीलिए फॉर्मूला ये वाला बनता है 3 VP IP cos फाई। पर फेज का कंसेप्ट हम कभी कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि आपको पावर सिस्टम में जो भी न्यूमेरिकल मिलता है उसमें वोल्टेज लाइन का होता है, पावर 3 फेज की गिवन होती है। तो आप लोगों को जब वैल्यूज हमेशा लाइन की फॉर्म में मिलेगी तो फॉर्मूला भी लाइन वाला काम मिलेंगे। तो सिंगल फेज के लिए VI cos फाई और 3 फेज के लिए √3 VL IL cos फाई ही सदैव काम में लिया जाता है। अब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, स्टार के केस की मैं बात करूं तो स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या है, सेम सीरीज में है, तो आईपी को मैं क्या लिख सकता हूं, IL, cos फाई रहेगा। पर वीपी को क्या लिखेंगे, अभी अभी सीखा है, वीपी को मैं VL बटा √3 लिख सकता हूं। मैं VL बटा जब √3 लिखूंगा तो ये √3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर पावर का फॉर्मूला जो है वो क्या निकल करके आएगा, P बराबर √3 VLIL cos फाई। अभी तक मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है
कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमने प्रूव किया कि दोनों फॉर्मूले एक ही चीज है। स्टार में दोनों फॉर्मूले लागू होते हैं, डेल्टा में कैसे लागू होते हैं दोनों, वो भी मैं सिखाऊंगा। और इन दोनों में से ये फॉर्मूला यूज करना है, सिंगल फेज में ये करना है, थ्री फेज में ये करना है। सिंगल फेज से थ्री फेज का फॉर्मूला कैसे बना है मैंने अभी तक वो सिखाया है, और स्टार का कनेक्शन मैंने आप लोगों को सिखाया कि वोल्टेज का रिलेशन इसमें कैसे रहता है। अगर मैं बात करूं डेल्टा कनेक्शन की, तो जो रिलेशन यहाँ पर वोल्टेज के साथ है, डेल्टा कनेक्शन में वही रिलेशन यहाँ करंट के साथ होता है। ये आप करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो उस केस में थ्री तो एज इट इज रहेगा। डेल्टा कनेक्शन के केस में वीपी और आई वीपी और वीएल, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, वीपी और वीएल दोनों सेम रहते हैं। जैसे स्टार में आईपी आईएल सेम है, डेल्टा में वीपी और वीएल सेम है, तो बदलेगा क्या, करंट। आईपी का वैल्यू आईएल बटा रूट थ्री करेंगे, तो अभी जहां वोल्टेज के बटा रूट थ्री है, वहां डेल्टा कनेक्शन में करंट के बटा रूट थ्री आएगा, तो रिजल्ट फाइनली क्या रह जाएगा, सेम। इसीलिए हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला होता है रूट थ्री वीएल आई एल कोस फाई, ये स्टार पे भी लागू होता है और डेल्टा कनेक्शन पर भी लागू होता है, क्योंकि फॉर्मूला लाइन के रूप में लिखा गया है। क्लियर है सबको। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने, एक ये वाला और एक ये वाला। स्टार कनेक्शन की मैंने यहाँ पर बात करी है, और स्टार कनेक्शन में मैंने फॉर्मूला प्रूव किया है कि हमें ये फॉर्मूला कैसे मिलता है, और फेज और लाइन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। जिस तरीके से हम यहाँ पर फेज का रिलेशन लाइन के साथ वोल्टेज के लिए निकालते हैं, डेल्टा में ये रिलेशन करंट के लिए निकलता है। जिस तरीके से हम यहाँ पर वोल्टेज को वीएल बाई रूट थ्री लिख रहे हैं, डेल्टा कनेक्शन में करंट को जो है वो आईएल बटा रूट थ्री लिखा जाता है, पर फाइनल रिजल्ट दोनों ही अवस्थाओं में क्या रहता है, सेम रहता है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि डीसी का फॉर्मूला कौन सा है, एसी का कौन सा है, सिंगल फेज और थ्री फेज में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और क्यों करना है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन की क्या खास बात है, और ये फॉर्मूला स्टार डेल्टा दोनों पर कैसे लागू होता है। अब मैं आगे चल करके ये डिस्कस करूंगा कि यहाँ कॉस फाई क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है, और यहाँ कॉस फाई ही क्यों है, इसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा पावर कितने तरीके की होती है, और परिपथ में पावर किस तरीके से प्रवाहित होती है, और ये किन किन पर निर्भर करती है। ये सारी बातें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, तो आप यहाँ पर पावर के लिए लिख सकते हैं डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as पावर। और इसके बाद ये लिख लें, और ये एग्जाम्पल करके ये लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। कॉपी कर लिया है क्या? वी वाई का जस्ट उल्टा माइनस वी वाई। कहां से क्या लाए, यहाँ पर लाइन वोल्टेज का वैल्यू जो है वी आर माइनस वी वाई लिखना है ना, फेजर डिफरेंस है इसलिए। तो माइनस वी वाई को अपन ने यहाँ पर प्लस माइनस वी वाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास फेजर के योग का नियम है, तो योग के नियम के अनुसार हमें यहाँ पर बीच में प्लस चाहिए।
हाँ माइक ऑन कर लिया भाई, मुझे पता है आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है माइक ऑन कर लिया मैंने। हाँ भाई चला लिया माइक। माइक ऑफ नहीं है, मतलब माइक ऑफ किया था मैंने बीच में पानी पीने के लिए, तो ऑन नहीं किया मैंने। सुनो ध्यान से। तो एक पावर फैक्टर जो होता है उसको cos फाई लिखा गया। तो ये जो पावर फैक्टर है इसको पावर फैक्टर बनाया किसने? आप इस cos फाई को पावर फैक्टर क्यों कहते हैं? cos के अंदर ऐसा क्या है जो इसको पावर फैक्टर नाम दिया गया? वो इसलिए क्योंकि cos फाई में जो फाई होता है ना वो पावर फैक्टर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी cos पावर फैक्टर नहीं होता है, केवल वही cos पावर फैक्टर होता है जिसमें फाई पावर फैक्टर एंगल होता है। तो इसका मतलब cos फाई में कोई खास बात नहीं, खास बात सिर्फ फाई में है। फाई क्या है? तो फाई तो किसी भी एंगल को कहा जा सकता है। तो खास बात यह है कि अगर ये जो फाई एंगल यहां पर बन रहा है, ये जो फाई एंगल यहां पर बन रहा है, ये वोल्टेज और करंट फेजर के बीच का है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे जब पूछा जाता है कि पावर फैक्टर क्या है तो आप कहते हैं कि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल के कोस को कहते हैं। नहीं भाई, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोले, ये अच्छा जवाब नहीं है। वोल्टेज और करंट फेजर शब्द यूज करें, क्योंकि आपने वोल्टेज फेजर बनाया और ये करंट फेजर बनाया, इसके बीच का एंगल कितना आपने यूज किया? फाई यूज किया। तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच का ये जो कोण है इसको पावर फैक्टर एंगल नाम में दिया गया। यानी ये वोल्टेज और ये करंट है तो ही ये पावर फैक्टर एंगल है। अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज होता तो इसको पावर फैक्टर एंगल भी नहीं कहते, और फिर इसको पावर फैक्टर एंगल नहीं कहते तो इसको भी पावर फैक्टर नहीं कहते। यानी मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि एंगल वोल्टेज और करंट फेजर के बीच का होना चाहिए, तब जाकर के इस एंगल को पावर फैक्टर एंगल कहेंगे, और इस एंगल को जब कॉस में पुट करेंगे तो इसको पावर फैक्टर कहेंगे। अब आप लोगों को जो परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं आप लोग पढ़ते हैं? आप एक ये पढ़ते हैं कि cos फाई जो है वो r बटा जेड होता है। आप एक परिभाषा पढ़ते हैं cos फाई p बटा s होता है। आप एक ये परिभाषा पढ़ते हैं कि वोल्टेज और करंट फेजर के बीच के कोण की कोज्या, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर, वो पावर फैक्टर होता है। ये सारी परिभाषाएं आप जितनी भी पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो आपको ये बताती है कि पावर फैक्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है, पावर फैक्टर का मीनिंग क्या है, पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कम होने पर क्या होगा, ज्यादा होने पर क्या होगा, लो वैल्यू क्या होता है इसका, इसका हाई वैल्यू क्या होता है। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता जब आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब आप इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इसीलिए ये सारी परिभाषाएं मेरे लिए मैं बेकार समझता हूं। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम में अभी इस वक्त अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि आपके नेटवर्क का पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है, तो तुम इसका मतलब क्या निकालोगे? अगर मैं तुमसे कहूं कि आपके नेटवर्क का पावर फैक्टर 0.8 है तो तुम इसका मतलब क्या निकालोगे? तुम ये मतलब निकालोगे कि सर अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो मैं उसमें cos फाई का मान 0.8 रखूंगा। तुम्हारे लिए आज की डेट में इससे ज्यादा और कुछ इसका महत्व है? हाँ या ना? अगर पावर फैक्टर कहा जाए 0.8 है तो तुम क्या कहोगे? तुम ये कहोगे कि सर पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब cos फाई का मान 0.8 है, यही कहोगे? ये सुनो, बट मैं इस चीज को नहीं बताऊंगा। मैं ये बताने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 0.8 क्या दर्शाता है, इसके मान के 0.8 होने का महत्व क्या है। ये अगर 0.6 होता तो मेरे सिस्टम पर क्या फर्क पड़ता, ये अगर 0.2 होता तो मेरे सिस्टम पर क्या फर्क पड़ता, ये अगर 0.9 हो जाएगा तो सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा। हम एक वो परिभाषा पढ़ने वाले हैं, हम वो एग्जाम्पल समझने वाले हैं जिसमें हम पूरे पावर फैक्टर का धागा खोल देंगे। हमें जैसे ही पावर फैक्टर शब्द सुनाई देगा हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि अच्छा ये होने वाला है।
पावर फैक्टर का अगर कोई वैल्यू दिया जाएगा तो आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि नेटवर्क में हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है नेटवर्क में, आप सिर्फ उसकी वैल्यू देख करके बता सकते हैं। इतनी चीजें एक साथ हम समझने वाले हैं, धीरे धीरे एक एक करके अपन एक एक स्टेप समझेंगे। एक मिनट में सेल चेंज करवा लेता हूं, इसका बैटरी डेड हो रहा है। चलिए, तो अब अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट बैटरी ले आते हैं। चलो, मैंने मैसेज कर दिया, अभी आ जाएगा बैटरी। अब अपन वो परिभाषा डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। उसको समझने से पहले अपन को दो चार बेसिक और समझने पड़ेंगे। पहला, जब भी कोई फेजर बनाया जाता है, जब भी कोई फेजर बनाया जाता है, जब भी कोई फेजर बनाया जाता है तो हमेशा रेफरेंस पे वोल्टेज लिया जाता है पावर सिस्टम में, लगभग। ऐसा क्यों? तो पावर सिस्टम में वोल्टेज को रेफरेंस लेने का कारण यह होता है, चलो, तो वोल्टेज को रेफरेंस पे क्यों लिया जाता है? इसको रेफरेंस पे इसलिए लिया जाता है क्योंकि वोल्टेज जो होता है ना पावर सिस्टम में, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोड जो होता है ना, वो पावर सिस्टम में कनेक्ट कैसे होता है? पैरेलली कनेक्ट होता है। तो जितने भी लोड हैं उन सब में वोल्टेज का वैल्यू पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से सेम होता है, और करंट हर लोड का अलग अलग होता है, क्योंकि हर लोड का नेचर अलग अलग होता है। सर, ये नेचर का मतलब क्या? इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेचर की। नेचर ऑफ करंट, इस शब्द का प्रयोग मैं पूरे पावर सिस्टम में आगे कई बार करूंगा, तो आज आप ध्यान से सुन लें। नेचर ऑफ करंट जो होता है वो रेजिस्टिव हो सकता है, लैगिंग हो सकता है, और लीडिंग हो सकता है। तो ये हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? रेजिस्टिव मतलब सेम फेज। ये हम किसके रेफरेंस में बात करें? तो दादा, हम ये बात कर रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज की। वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज के साथ करंट सेम फेज में। तो ये करंट के नेचर को प्रदर्शित करता है। तो हर लोड का नेचर क्या है? अलग अलग। हर लोड का इंपिडेंस क्या है? अलग अलग। तो हर लोड का करंट का मैग्नीट्यूड भी अलग है, और हर लोड में करंट का नेचर भी अलग अलग। तो सेम क्या है सब में? वोल्टेज। और यही वजह है कि वोल्टेज को हमेशा क्या लिया जाता है? रेफरेंस पर लिया जाता है। तो वोल्टेज रेफरेंस पर लेते हैं, ये हमें समझ में आ गया सर। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर नेचर ऑफ करंट की। तो रेजिस्टिव, लैगिंग और लीडिंग। लैगिंग होता है इंडक्टर के केस में, और लीडिंग होता है कैपेसिटिव के केस में।
कैपेसिटिव कैपेसिटिव के केस में। अब मैं यहां पर आप लोगों के साथ में एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं एक उदाहरण के साथ पूरे के पूरे पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं एक तरफ एग्जांपल ले रहा हूं डीसी का और दूसरी तरफ मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसी का। मैंने वोल्टेज को माना है 10 वोल्ट, मैंने करंट को माना है 5 एम्पियर, और इस एग्जांपल को लेकर के मैं वैल्यूज को सॉल्व करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं डीसी नेटवर्क की, मेरे पास में लोड है RLC और एसी नेटवर्क में भी मेरे पास में लोड है RLC। मुझे ये पता है कि इंडक्टर जो है वो करंट को लैग कराने की कोशिश करेगा, कैपेसिटर लीड कराएगा और रेजिस्टेंस जो है वो उसको सेम फेज में रखने की कोशिश करेगा। मैं बात करूं डीसी की, एक काम करो तुम ये थोड़ा सा कॉपी करो, इस चीज को रफ ही है पर इसको थोड़ा सा कॉपी करो एक बार, है ना। कॉपी कर लिया, चलो आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि डीसी नेटवर्क में आरएलसी लोड है और एक एसी में आरएलसी लोड है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं आरएलसी लोड को डीसी सप्लाई दूंगा तो क्या होगा। मैं दो स्टेट की बात कर रहा हूं, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट, आर एल और सी की। हमें पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई एफएल होता है और फ्रीक्वेंसी के जीरो होने की वजह से इसका मान 0 ओम हो जाएगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ सी होता है और फ्रीक्वेंसी के जीरो होने की वजह से इसका मान अनंत ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी डीसी नेटवर्क के अंदर आरएलसी लोड कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर एक पर्टिकुलर समय के बाद 0 ओम प्रतिबाधा शो करेगा। 0 ओम रिएक्टेंस शो करने का मतलब उसका वहां होना या नहीं होना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 0 ओम का मतलब क्या, एक शॉर्ट सर्किट वायर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 ओम, यानी कि इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और कैपेसिटर इनफाइनाइट ओम का मतलब ओपन सर्किट हो जाता है। इनफाइनाइट ओम का मतलब करंट वहां से नहीं बह पाएगी। तो एक इंडक्टर शॉर्ट हो गया और एक कैपेसिटर ओपन हो गया, तो क्या उन्होंने अपना कोई भी असर दिखाया? नहीं। एक शॉर्ट तार का क्या असर और एक ओपन सर्किट का क्या असर, कोई असर नहीं। यानी कि जब आप डीसी नेटवर्क के अंदर आरएलसी लोड अप्लाई करते हैं तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होकर के और कैपेसिटर ओपन सर्किट होकर के अपनी पहचान को हमेशा के लिए खो देते हैं। सर ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर क्या, ट्रांजिएंट में इसका जस्ट उल्टा काम करता है। ट्रांजिएंट में ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट होता है। कैसे? ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या, एक इंडक्टर हमेशा सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। तो जैसे ही आपने इंडक्टर के अंदर से करंट का परिवर्तन कराया, आपने सप्लाई जैसे ही कनेक्ट करी, पहले 0 एम्पियर थी, जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करी ये कहेगा कि मैं अपने अंदर धारा का परिवर्तन नहीं होने दूंगा, पहले 0 थी तो आज भी 0 होनी चाहिए। तो पहले 0 थी और आज भी 0 होनी चाहिए, तो वो अपने अंदर से धारा को नहीं बहने देगा, तो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट।
कैपेसिटर क्या कहता है? कैपेसिटर कहता है कि मैं सडन चेंज इन वोल्टेज का विरोध करूंगा। पहले उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं था, अब जब अचानक से सप्लाई जोड़ेंगे तो ये कहेगा कि मैं ये वोल्टेज अप्लाई होने नहीं दूंगा। तो वोल्टेज किसी भी चीज के अक्रॉस अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? शॉर्ट सर्किट है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस चाहे कितना भी वोल्टेज लगा लो, वोल्टेज जीरो रहेगा, तो ये शॉर्ट हो गया। रेजिस्टेंस का क्या है? रेजिस्टेंस नॉर्मल बिहेव करेगा। नॉर्मल का मतलब क्या? रेजिस्टेंस कहता है कि देखो भाई ऐसा है, करंट दोगे तो पावर लॉस करूंगा, करंट नहीं दोगे तो पावर लॉस नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, अपने अंदर कोई लोड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, मेन कहानी यही है। ध्यान से सुनना कि इंडक्टर और कैपेसिटर हम तो पावर सिस्टम में किसकी बात करते हैं? स्टडी स्टेट की बात करेंगे। सामान्य अवस्था में हम कोई पावर सिस्टम ऐसा स्विच को ओपन क्लोज थोड़ी करते रहते हैं। पावर फ्लो कर रही है, डीसी नेटवर्क है, पावर फ्लो कर रही है, तो उस अवस्था में इंडक्टर और कैपेसिटर शॉर्ट और ओपन होकर के अपने सिग्निफिकेंस को, अपनी महत्वता को हमेशा के लिए लूज कर देते हैं। हमेशा के लिए इनकी पहचान खत्म हो जाती है। एक शॉर्ट हो गया, एक ओपन हो गया, तो उनके वहां होने या नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेटवर्क में है कौन? केवल रेजिस्टेंस। और आपको मैंने भली भांति अभी अभी समझाया है कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट आपस में क्या रहते हैं? सेम फेज में रहते हैं। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट आपस में क्या रहते हैं? सेम फेज में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए वोल्टेज का फेजर है V, तो ये करंट का फेजर है I। अब आप पावर का फॉर्मूला फेजर डायग्राम से कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। पावर का फॉर्मूला फेजर डायग्राम से कैसे बनाना है, ध्यान रखना। जो सेम फेज में हैं उनको आपस में गुणा कर देना। जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में नजर आ रहा है उसे आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये पावर P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम फेज में V और I है, तो पावर P का फॉर्मूला V इंटू आई हो गया। V 10 है, I 5 है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 वॉट। यानी डीसी के केस में अब मैं दो तीन कंक्लूजन बोल रहा हूं यहां पे, जो जिंदगी भर याद होने चाहिए। क्या दो तीन कंक्लूजन बोल रहा हूं मैं? हम्म। तो यहां पर तीन चार कंक्लूजन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहला, डीसी में इंडक्टर और कैपेसिटर की कोई औकात नहीं है। दूसरा, डीसी में जो पावर कैलकुलेट होती है वो ओनली एक्टिव पावर कैलकुलेट होती है। तीसरा, ये एक्टिव पावर वो पावर है जो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस खाता है। इस पर सिर्फ किसका हक है? रेजिस्टेंस का। मतलब आज के बाद रेजिस्टेंस मतलब पी, रेजिस्टेंस मतलब एक्टिव पावर। फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू आई। कैसे निकालना है? जो सेम फेज में उसको आपस में गुणा करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? एसी सर्किट में चलते हैं। एसी सर्किट में जब हम गए तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी के 50 हर्ट्ज होने की वजह से यहां जब 50 वैल्यू पुट करोगे तो ना तो तुम्हारा एक्सल जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा, सॉरी, हाँ, शॉर्ट सर्किट होगा, और ना ही तुम्हारा जो एक्सी है वो ओपन सर्किट होगा। दोनों ही ना तो शॉर्ट हो रहे हैं ना ओपन हो रहे हैं। तो जब शॉर्ट नहीं होंगे और जब ओपन नहीं होंगे तो करेंगे क्या? नेटवर्क में रहेंगे और अपना असर दिखाएंगे। कैसा असर दिखाएंगे सर? अभी आपको सिखाया था। रेजिस्टेंस करंट को सेम फेज में रखने की कोशिश करेगा, इंडक्टर करंट को लैग कराएगा, कैपेसिटर करंट को लीड कराएगा। तो हम यहां अज्यूम कर ले रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, हम यहां अज्यूम क्या कर रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटिव लोड होता ही नहीं है। अज्यूम कर लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसिटिव इफेक्ट से काफी बड़ा है। तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट नेटवर्क में है, कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं है। तो इस केस में हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है सर? हमने ये सीखा हुआ है कि भाई वोल्टेज जो होता है ना, उसके साथ में करंट जो है वो सेम फेज में ना होकर के लैग करेगा। क्या करेगा? लैग करेगा। ये करंट लैग करेगा। कितना लैग करेगा सर? 5 एंगल से लैग करेगा।
कितना एंगल से लैग किया, फाई एंगल से लैग किया। और मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो फाई है ना, इसका वैल्यू कितना है, इस फाई का वैल्यू 60 डिग्री है। इस फाई का वैल्यू कितना है, ये फाई का वैल्यू 60 डिग्री है। तो यहां पर इसको फाई बोल करके बराबर में लिख रहा हूं 60 डिग्री, 60 डिग्री लैग कर रहा है। अब सर आपने तो ये कहा था कि फेजर बनने के बाद जो सेम फेज में उनको आपस में गुणा कर दो। देखो कहानी बहुत ही रोमांचक मोड पे जा रही है, ध्यान से सुनते रहना। आपने ये कहा था कि जो सेम फेज में उनको आपस में गुणा कर दो, पावर मिल जाएगी। यहां तो वोल्टेज के कोई सेम फेज में है ही नहीं, कोई साथी नजर ही नहीं आ रहा है, गुणा किसको करें। तो करंट चिल्लाया, ओए यहां देख, मैं 60 डिग्री लैग कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को भूल जाओगे। तुम ये ध्यान रखो कि करंट अगर आई है तो इसके दो कंपोनेंट भी निकल सकते हैं। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा। तो इसका मतलब एक कंपोनेंट यहां पर हॉरिजॉन्टल निकलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा। इस वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, देखो इस वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक कितना लिखा जाएगा, आई कॉस 60। या यूं कहूं कि मैं इसको क्या लिखूंगा, आई कॉस 5। तो आई कॉस 5 में इसको लिखूंगा। मैंने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया। क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, आई कॉस 60। और हमें वोल्टेज का साथी मिल गया। वोल्टेज का साथी मिलते ही हमने इसको क्या कर दिया, तुरंत इसके साथ में गुणा कर दिया। और यहां से हमें कौन सा वैल्यू मिला, पी। पी बराबर वी इंटू आई कॉस 5। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आज से आज तक तुम क्या बोलते रहे, वी आई कॉस 5, वी आई कॉस 5। जबकि असल में बोलना क्या चाहिए था, वी आई कॉस 5, वी आई कॉस 5। वी अलग है और आई कॉस 5 अलग है। आप v और i को अलग कर देते हैं, cos phi को अलग कर देते हैं, नहीं। आप करंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को गुणा करके और उसके बाद में एक्टिव पावर निकालते हैं। तो इससे आपको एक कंक्लूजन और समझ में आया कि अगर कभी भी एक्टिव पावर निकालनी है तो करंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर अपन ने वी आई कॉस फाई लिख दिया। v कितना है, 10 है, i कितना है, 5 है, और cos कितना है, 60 है। इसको जब सॉल्व किया तो p का वैल्यू निकल करके आया 25 वॉट। और जैसे ही हमने ये आंसर देखा, हमारी तो बुद्धि ही सनक गई, हमारे तो हालात ही बदल गए। हमने कहा कि हाय दैया, ये क्या हो गया। डीसी में जहां डीसी में जहां हम 50 वाट पावर एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे, रेजिस्टेंस उस पावर को खा रहा था, 50 वाट पावर को रेजिस्टेंस खा रहा था। आज उस रेजिस्टेंस के मुंह का निवाला छिन गया और उसका निवाला केवल 25 वाट रह गया। बच्ची हुई 25 वाट पावर कहां गई, ये 25 वाट कैसे रह गई, इसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। ये जान लिया तो पावर फैक्टर का सुपड़ा साफ हो गया, खत्म है पावर फैक्टर। विचार विमर्श किया, कहा कि भैया 50 है, 25 है, तो 25 कहां गई, 25 कहां गई, कोई बताएगा 25 कहां गई। पावर फैक्टर ने खा ली, वाह, स्टोर हो गई, वाह। देखो भाई, सबका आंसर गलत है।
तुम लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। क्या सर, कैसा कॉमन सेंस? तुम्हें ये पी कहां से मिला? तुम्हारा तो करंट जो है वो तुम्हारा करंट वोल्टेज के साथ तो फेज में था ही नहीं। तुम्हें ये पी मिला कहां से? सर ये पी हमें मिला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो इसका मतलब करंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्रयोग करके तुमने पी निकाला है, और पी निकालने पर पता चला कि जो टोटल पावर मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, तो बची हुई पावर कहां गई? तो तुम्हें करंट से पूछना चाहिए था कि ए भाई करंट बता, बची हुई पावर कहां है? तूने जो हमें दिया है वो तो 25 ही है। करंट ऐसे देखेगा, कहेगा भाई तूने तो पकड़ लिया मेरे को, मैंने तुझे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया था, वर्टिकल कंपोनेंट कौन देखेगा? तूने तो देखा ही नहीं भाई। मुड़ के तुमने देखा ना पीछे, कुछ देर तो मैं वहां खड़ा था, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा दूर तू जा चुका था। गाना नहीं सुना क्या तुमने डीडीएल जगह? तो फिर क्या करें? हमने कहा एक काम करते हैं, इस कंपोनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो इस कंपोनेंट का मेरी क्या वैल्यू निकालनी? मेरा वैल्यू तो आई साइन फाई है, तुम आई कॉस फाई हो, मैं आई साइन फाई हूं। तो हमने कहा कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर P P में वी आई कॉस फाई है, तो वी आई साइन फाई से भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इसको तुमने एक्टिव नाम दिया है, तो इस कंपोनेंट्स को जब वोल्टेज से गुणा करोगे तो एक और चीज मिलेगी, इसको भी कोई नाम दो। इसको नाम दे दिया रिएक्टिव पावर। तो Q का वैल्यू यहां से निकला 10 इंटू 5 इंटू साइन 60। तो Q का मान यहां से 10 इंटू 50 और साइन 60 का वैल्यू जो है वो निकल करके आया 43.3 kVAR। 43.3 kVAR, 43.3 kVAR। अब kVAR कहां से आया? सॉरी, अपन इसको ऐसे लिख देंगे 43.3, वोल्टेज का V, करंट का A, और इस पावर का नाम है रिएक्टिव पावर, तो इसको लिख दिया VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। नामकरण हो गया, वैल्यू भी आ गई, फॉर्मूला भी आ गया। अब क्या करना है? अब हमारी बुद्धि फिर ठनक गई। हमने कहा कम तो 25 पड़ रहा था, मिल ज्यादा रहा है 43.3, तो ये क्या लफड़ा है? जितना कम पड़ रहा था उससे ज्यादा कैसे मिल गया? हाय रब्बा, ये किसकी वजह से हुआ है? बताओ भाई, अब बताओ तुम लोग, ज्यादा कैसे हो रही है वैल्यू? बाकी लोग नहीं बोलोगे क्या? अरे यार, ये जो एक्स्ट्रा है वो असल में एक्स्ट्रा है नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने करंट के जो दो टुकड़े किए हैं, इन दो टुकड़ों से ये दो टुकड़े मिले हैं, इससे ये, इससे ये। अब मैं तुम्हें कहूंगी इन दोनों टुकड़ों से मुझे ये करंट चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर इसका और इसका फेजर सम कर दो, ये आ जाएगा।
तो मुझे भी तो इन दोनों का फेजर सम करके दे दो, वो आ जाएगा। कैसे? एक नया नाम दिया एस, और एस का वैल्यू लिखा, फेजर सम करना है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का क्या कर दिया, फेजर सम कर दिया। पी क्या है, वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। क्यू क्या है, वी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसका क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। वी आई कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। वी आई जो कॉमन लिया अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, वी इंटू आई। वी कितना है 10, आई कितना है 5, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। वी का लिख दिया वोल्ट, आई का लिख दिया एम्पियर, और ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो जिस तरीके से आपने आई कॉस फाइव से पी निकाला, आई साइन फाइव से क्यू निकाला, आई कॉस फाइव और आई साइन फाइव से आई निकालने के लिए दोनों का फेजर सम करोगे, ठीक उसी प्रकार इन दोनों का फेजर सम करोगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलेगी जिसका नाम दिया एस, और इसको बोला गया एपरेंट पावर। और इस एस में फॉर्मूला निकल के आया वी और आई। वी वोल्टेज है, आई एम्पियर है, तो वी और ए इसका यूनिट बन गया। और ये वैल्यू कितनी निकल के आई 50। अब तुम कहोगे कि अरे ये तो फिर लफड़ा हो गया, 50 मिल तो गया पर ये 50 तो एस है और ये 50 तो पी है, तो दोनों सेम कैसे हुई। तो अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, इधर मैं अगर पी की बात कर रहा हूं और इधर मैं पी की बात कर रहा हूं, तो दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क आ रहा है सर, कॉस फाई का। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां कॉस फाई ही क्यों है, यहां कॉस फाई ही क्यों है, यहां साइन कॉट सेक कोसेक क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है। दूसरा, यहां कॉस फाई क्यों नहीं है और यहां क्यों है, उसका कारण भी समझ लो। यहां पर जो है वो वोल्टेज और करंट फेजर के बीच का एंगल होता है 0, और वोल्टेज और करंट फेजर के बीच का वैल्यू 0 होने की वजह से, एंगल 0 होने की वजह से कॉस 0 होता है 1, और कॉस 0 1 होने का मतलब है, इसको कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो डीसी में पावर फैक्टर होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहां लिखते नहीं है, वीआई लिखते हैं। जबकि यहां cos फाई 1 नहीं होता तो इसको लिखना पड़ता है, क्योंकि करंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos से निकलता है। तो एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई, क्या, यहां cos फाई क्यों नहीं है वहां क्यों है, वो समझ गए। यहां होता है 1 होता है इसलिए नहीं लिखते। यहां पर क्यों नहीं है यहां क्यों है वो तो क्लियर है। यहां cos ही क्यों है वो भी क्लियर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos आता है। पावर कितने टुकड़ों में बटी हुई है वो भी क्लियर हो गया। एसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। एक्टिव पावर पर सिर्फ रेजिस्टेंस का हक है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक डाउट बचा है कि यहां 50 पी है और वहां 50 एस है, तो ये दोनों सेम कैसे हुई। तो हमने कहा कि देखो भाई यहां से क्यू निकालो, क्यू कितना होगा वी आई साइन फाइव। वी आई साइन 0 लिखोगे, क्योंकि कॉस 0 है तो एंगल 0 है, तो साइन भी 0 लिखोगे, तो वी आई साइन 0 0 हो जाएगा। तो क्यू का मान 0 आ गया, तो एस का मान कितना है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। क्यू 0 हो चुका है, तो क्यू 0 हो गया, तो एस किसके बराबर आ गया, पी के, यानी कि 50 वोल्ट एम्पियर के। अच्छा, तो यहां ये पी है, यही एस है, बिल्कुल। और अब ध्यान से सुनना, मैं वो ऐतिहासिक डेफिनेशन तुम लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जो आज के बाद तुम्हें हमेशा काम में लेनी है। डेफिनेशन क्या है उसके बारे में ध्यान से सुनो। पहला पहला डीसी के अंदर cos फाई 1 है, तो इसको मैंने लिख दिया 100%। एसी में cos 60 0.5 है, तो इसको मैंने लिख दिया 50%। डीसी के केस की मैं बात करूं तो टोटल पावर कौन थी, टोटल पावर क्या थी, ध्यान से सुनना। टोटल पावर हमेशा एस होती है, एस होती है। डीसी में cos फाई 100% था, डीसी में पावर फैक्टर 100% था, तो जो टोटल पावर एस पैदा हो सकती थी वो 100% पी में कन्वर्ट हो गई। देखो एस भी 50 है, पी भी 50 है, दोनों सेम है। जबकि मैं अगर डीसी की बात करूं तो cos फाई का वैल्यू 50% है। cos फाई का वैल्यू 50% है, इसका मतलब कितनी पावर पैदा हो सकती थी सर, 50 वोल्ट एम्पियर पावर पैदा हो सकती थी। उसका कितना परसेंट पावर असल में पैदा होगा सर, 50%। देखो 50 का 50% कितना होता है, 25 होता है। फिर बता देता हूं, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब 100% पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर 100% का मतलब जितनी पावर टोटल पैदा हो सकती है वो कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी पी में। पावर कितनी पैदा हो सकती है? एस। पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई? पी में। 100% कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है। यहां पर कन्वर्जन कितना हुआ? 50 पावर पैदा हो सकती है, पर पावर एक्टिव पावर में कितनी कन्वर्ट हुई? केवल 25। कितना कन्वर्ट हुआ सर? केवल 50% कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पावर फैक्टर कितना था? 50% था, इसीलिए 50% कन्वर्जन हुआ। तो इसका मतलब सर पावर फैक्टर का परिभाषा, वो ऐतिहासिक परिभाषा जो आप समझाने वाले हैं, उसका मीनिंग क्या, वो क्या है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे लास्ट में कोने में लिख रहा हूं, पावर फैक्टर इज द रेशियो विच शोज द अमाउंट ऑफ पावर यूटिलाइज्ड। सर ये पी को यूटिलाइज्ड पावर क्यों बोला है? क्योंकि आपके परिपथ के अंदर कुछ हो ना हो, रेजिस्टेंस जरूर है। दुनिया में कोई भी चीज कंडक्टर की जो बनी है उसमें प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है तो एक्टिव पावर खाएगा। तो ये वो पावर है जो परिपथ को चाहिए ही चाहिए। तो ये वो पावर है जो यूज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, सिस्टम में कंज्यूम हो जाती है। तो पावर फैक्टर इज द रेशियो विच शोज द अमाउंट ऑफ पावर यूटिलाइज्ड फ्रॉम द टोटल जनरेटेड पावर। अरे सर ये तो वही फॉर्मूला लिख दिया जो पहले हमने पिछली स्लाइड में लिखा था। यस, इस स्लाइड में ये जो फॉर्मूला लिखा है ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था, पर अब तुम्हारे लिए ये एक अर्थ बन गया, एक मतलब बन गया कि टोटल पावर जो नेटवर्क में होगी वो हमेशा एस होगी, और उसमें जो पावर कन्वर्ट होगी वो हमेशा कौन सी होगी? पी होगी। तो टोटल जनरेटेड पावर का कितना प्रतिशत बदला? देखो यहां कितना है? 25। यहां कितना है? 50। 25/50 कितना आएगा? 0.5। ये देखो ये 0.5 लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो। समझ में आ गया तो एक बार ये कॉपी कर लो, कॉपी करके थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं। सबने लिख लिया?
चलो समझते हैं आगे। तो इसका मतलब अगर मैं अब तुमसे ये कहूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि पावर फैक्टर 0.8 है, उस समय तुम्हारा क्या विचार था, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि पावर फैक्टर 0.8, अब तुम्हारा क्या विचार है? पहले पावर फैक्टर 0.8 है तो तुम्हारे लिए ये था कि cos फाई 0.8 है। अब पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कितनी भी एस पैदा हो रही हो, उसका 80% हिस्सा किस में जा रहा होगा? पी में जा रहा होगा, और रिमेनिंग क्यू में जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम में 80% हिस्सा, टोटल पावर का 80% हिस्सा अगर पी में जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि 0.2 है पावर फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पावर का केवल 20% हिस्सा ही पी में जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो क्या तुम्हें यहां से इस कंसेप्ट से ये भी पता चल गया कि 0.8 पावर फैक्टर अच्छा है और 0.2 पावर फैक्टर क्या है? बुरा है। यस और नो? यानी हमें एक ही चीज से सारी बातें समझ में आ गई। पावर फैक्टर का अच्छा या बुरा होना भी समझ में आ गया। कैसे? पावर फैक्टर का अच्छा होना, पावर फैक्टर का गुड होना मतलब उसका हाई वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। पावर फैक्टर का बुरा होना, इसका मतलब उसका लो वैल्यू, तो उसके अंदर पी का मान क्या मिलेगा? कम। और पी तो हमें नेसेसरी चाहिए ही चाहिए। तो हमें इस पिछले कंसेप्ट से यह भी समझ में आ गया कि अच्छा पावर फैक्टर कौन सा और बुरा पावर फैक्टर कौन सा। हाई वैल्यू अच्छी है, लो वैल्यू बुरी है। अब हमें यह जानना है कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, हमें यह जानना है। तो पावर फैक्टर के पुअर होने का या लो वैल्यू होने का कारण क्या है? कारण यह है कि सर कॉस फाई में जो ये फाई है, ये फाई का मान जब ज्यादा होगा तो कॉस फाई का मान कम होगा। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो लो वैल्यू बैड है ना, यानी लो वैल्यू होना, लो वैल्यू होना का मतलब है फाई का वैल्यू ज्यादा होना, और फाई के वैल्यू के ज्यादा होने का मतलब है कि लैग ज्यादा होना, और लैग ज्यादा होने का मतलब है इंडक्टिव नेचर का ज्यादा होना। तो अगर आपके पावर सिस्टम में नेचर लोड का इंडक्टिव है तो लैग करेगा ज्यादा, फाई ज्यादा आएगा, फाई ज्यादा आएगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू लो होगा, जो हमारे लिए बुरी बात है, क्योंकि इसमें पावर पी का मान घट जाएगा, पावर पी ज्यादा नहीं मिल पाएगा, तो हमें इस चीज से नुकसान है। तो कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर में हमें क्या लिखना है? यही तो लिखना है कि पावर फैक्टर पुअर क्यों हुआ। तो पहला ही पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड एग्जाम्पल के तौर पे लिखें अपन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गई, ये इंडक्टिव लोड है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गई, ये इंडक्टिव लोड है। या फिर आर्क लैंप हो गया, ये इंडक्टिव लोड है। इस तरीके की चीजें पावर फैक्टर को क्या करती हैं? पुअर करती हैं। दूसरा पॉइंट, सर इंडक्टिव लोड तो लिख दिया, एक ही तो चीज है जो पावर फैक्टर पुअर कर सकती है, और क्या पुअर करेगा इंडक्टर के अलावा? और क्या है? नेचर इंडक्टिव ही, पर वो लोड नहीं कहलाएगा। कैसे? क्यों नहीं कहलाएगा सर लोड? दूसरा है ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस। अच्छा, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस होता है, और ट्रांसमिशन लाइन कोई लोड नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ एक 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 रास्ता है जो पावर यहां से लेता है और यहां देता है। तो उस रास्ते का जो नेचर है वो कैसा है? इंडक्टिव है। सर ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव नेचर की है, तो ट्रांसमिशन लाइन भी आपके सिस्टम का पावर फैक्टर क्या करेगा? पुअर करेगा। और तीसरा, नो लोड ट्रांसफॉर्मर। नो लोड ट्रांसफॉर्मर आपको मशीन जब पढ़ाया जाएगा तब आपको वहां बताया जाएगा कि नो लोड ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर पुअर होता है, और उस समय जो ड्रॉ की जाती है प्राइमरी साइड की करंट, वो वोल्टेज से 70 से 80 डिग्री तक लैग करती है, और लैग बहुत ज्यादा करेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? पुअर होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका मतलब पावर फैक्टर के पुअर होने के कारण भी हमने जान लिए और लिख भी लिए कि ये पावर फैक्टर पुअर होने के कारण है। अब मैं बात करूं नुकसान क्या है, क्योंकि देखो भाई बात ऐसी है, भारत के अंदर
जब तक नुकसान होना शुरू नहीं होता ना, तब तक सुधार होना शुरू नहीं होता। नुकसान होगा उस दिन सुधार होगा, उससे पहले तो सुधार हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोग कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर में 3 कारण लिखें और फिर ये हेडिंग लगाएं डिसएडवांटेजेस की, अगर पावर फैक्टर पुअर होगा तो नुकसान क्या क्या है। जो ग्रुप आपने बनाया है पावर सिस्टम बाय दादा, वो ग्रुप जो है उसके अंदर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप बनाएं और आप उसके अंदर जो है वो अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मेरी गारंटी है कि पढ़ाने के बाद में तुम्हें डाउट 1% भी नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक में। और क्वेश्चंस करोगे और उसमें कोई डाउट रह जाता है तो क्वेश्चंस तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। जिसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा तो मैं उसको डाउट को तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ग्रुप के अंदर अननेसेसरी, मुझे पता है कि भाई ग्रुप के अंदर डाउट के लिए सर हम मैसेज करेंगे ये वो, तो इतना समय मेरे पास होगा नहीं कि मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है वो एंटरटेन कर पाऊं। और वैसे कोचिंग के अंदर इस तरीके के ग्रुप्स जो हैं वो अलाउ नहीं है। कोचिंग का एक ही ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। आप अपने पर्सनल लेवल पर अपना ग्रुप बना लें कि भाई तुमने जैसे अपना कोई ग्रुप बना लिया तो तुम्हें कुछ पूछना है कि यार क्लास की टाइमिंग क्या चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, आज क्लास नहीं हुई है क्या, इस तरीके की जो बातें करनी है उसके लिए आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं अपने ग्रुप में, मतलब अब इस कोर्स में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी परमिशन से। बट मेरा पर्सनल ग्रुप आप नहीं बनाए क्योंकि ऐसा अगला कोई फिर से लाइव बैच बनेगा उसमें फिर एक ग्रुप बन जाएगा, फिर अगला एक लाइव बैच बनेगा उसमें फिर एक ग्रुप बन जाएगा, तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे। तो मेरा कोई पर्सनली कोई ग्रुप नहीं है। टेलीग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूं और मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूं। मैंने जिसको भी मैसेज करने का कहा है उन सबके नंबर मैंने सेव कर लिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक में लगाऊं तो आपको वहां से जो है वो मेरे स्टेटस से मिल जाए। और साथ ही साथ जो है वो आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, है ना। अब टेलीग्राम में मान लो किसी एक जने का डाउट है, कोई बेसिक सा डाउट है, उस डाउट को मैंने मान लो सॉल्व किया तो 4 लोग उस डाउट को पढ़ेंगे, उनका भी समय व्यर्थ होगा जबकि उनको वो डाउट था ही नहीं। तो ऐसे 60 मैसेज इकट्ठे हो गए, अब कोई बंदा वो 60 मैसेज देखेगा, अरे सर ने रिप्लाई किया है। और दूसरी बात, भ्रमित भी हो जाएंगे ना लोग, उसमें डीपी आपने मेरी लगा रखी है तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अरे दादा ने ग्रुप बनाया लगता है, ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उस ग्रुप का कोई गलत यूज भी उठा सकता है ना, गलत बात भी कर सकता है, फिर उसमें छवि फालतू में खराब होती है। इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूं, है ना। तो जिसने भी वो ग्रुप बनाया है वो उसको डिलीट कर दें और जो भी मेंबर उसमें एडेड है वो हट जाएं। ये कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज देखो, हमें पता है कि करंट और पावर फैक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। P बराबर वी आई कॉस फाई होता है, तो इस केस के अंदर P बराबर वी आई कॉस फाई है तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई नीचे चला जाएगा, V भी इधर आ जाएगा, तो I इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉस फाई। अब पावर फैक्टर आप पुअर करोगे तो करंट क्या करेगा, बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा तो ये तो नुकसान है। क्या नुकसान है, जो भी आप स्विच गियर यूज करेंगे, जितने भी आप उपकरण यूज करेंगे, उनका साइज क्या करेगा, बढ़ जाएगा, उनका आकार क्या करेगा, बढ़ जाएगा।
दूसरा, अगर आप करंट का मान बढ़ता हुआ पाएंगे तो आपको पता है कि करंट बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेस भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ये भी एक नुकसान है। तीसरा, अगर करंट बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो उससे वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या करेगा, आपको पता है, इंक्रीज करेगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वोल्टेज ड्रॉप को ही वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ऐसा मैंने आपको सिंगल लाइन डायग्राम के एंड में पढ़ाया था। और वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा तो आपके ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या करेगी, एफिशिएंसी सर धूमिल हो जाएगी, गिर जाएगी, डिक्रीज करेगी। चौथा पॉइंट अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। करंट डेंसिटी जो है वो I/A होती है, J बराबर I/A, तो A उधर चला गया, J नीचे आ गया। यहां से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि भाई करंट का मान अगर बढ़ेगा, करंट का मान अगर बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लगेगा, हर जगह कंडक्टर का साइज अगर बढ़ जाएगा तो उसका पैसा भी क्या लगेगा, बढ़ जाएगा। और 5 नंबर पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केवीए बराबर KW अपॉन कॉस फाई। सर ये कहां से आया, अरे यही है रे, कॉस फाई बराबर P अपॉन S होता है। S उधर चला गया, कॉस फाई नीचे आ गया, P को KW लिखा है और S को KVA लिखा है। अच्छा, यही चीज है। पावर फैक्टर जब घटेगा तो KVA क्या करेगा, बढ़ेगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। देखो, मान लीजिए कि आपको आपको जो है वो 100 KVA का अल्टरनेटर दिया गया है, ठीक है। तो 100 KVA का अल्टरनेटर है, वो आपका 80 किलोवाट पावर डिलीवर कर रहा है। तो आप मुझे बताएं पावर फैक्टर क्या होगा। 100 केवीए का अल्टरनेटर 80 किलोवाट पावर जो है वो कितने पावर फैक्टर पर डिलीवर करेगा। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि टोटल पावर का कितना परसेंट पी में बदलता है, यही पावर फैक्टर है। तो 100 का 80 कितना परसेंट है, 8%, मतलब 80% है। तो 100 का 80 80% है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 पावर फैक्टर पर 100 से कितना मिल जाएगा, 80 किलोवाट। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक से एक दिन पावर फैक्टर ने गेम खेला और वो पुअर हो गया, पावर फैक्टर 0.6 हो गया। तो अब 100 केवीए का अल्टरनेटर 0.6 पावर फैक्टर पर कितना सप्लाई कर पाएगा, सर ये तो 60 किलोवाट कर पाएगा, क्योंकि ये 60% कन्वर्ट होगा। तो 100 का 60% 60 हो गया। मैं कहूंगा कि नहीं भाई, लोड लोड जो है वो 80 किलोवाट का है, तो उसको तुम ये थोड़ी कह सकते हो भाई भाई 2 दिन 60 किलोवाट ले ले भाई, 2 दिन बाद में मैं तेरे को 20 किलोवाट और भेज दूंगा। नहीं, लोड चालू होगा तो जितना उसका डिमांड है उतना वो एब्जॉर्ब करेगा, वो जनरेटर के जबड़े में से खींच लेगा। कैसे खींचेगा सर जबड़े में से, देखो बात ऐसी है कि 80 किलोवाट का अल्टरनेटर, 80 किलोवाट लोड है और अगर पावर फैक्टर 0.6 है, तो आप लोग अल्टरनेटर का साइज देखेंगे तो 133.3 केवीए हो जाएगा। पहले 80 वाला लोड सप्लाई करने के लिए अल्टरनेटर का रेटिंग कितना था, 100 केवीए। अब इसी 80 किलोवाट को सप्लाई करने के लिए अल्टरनेटर का रेटिंग कितना हो गया, 133 केवीए। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर क्या कर गया, घट गया। अब अगर आप अल्टरनेटर को चेंज नहीं करोगे तो होगा क्या, S बराबर कितना होता है, V इंटू आई होता है। पहले V इंटू आई का वैल्यू कितना था, 100। अब V इंटू आई का वैल्यू रिक्वायर्ड कितना है, 133.3। पहले 100 था, अब 133 है। पर तुमने क्या किया, नया जनरेटर नहीं लिया, इसी को बोला कि तू ही 133 पैदा कर। तो जनरेटर का वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करंट उसके द्वारा जो डिलीवर की जाएगी वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ताकि 100 की जगह कितना करे, 133। और करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो इसीलिए मैंने कहा कि वो उसके जबड़े में से खींच लेगा, मतलब वो करंट हैवी ड्रॉ करेगा लोड, किससे, जनरेटर से। बकरे की मां कितने दिन खैर मनाएगी भाई, कितने दिन तक जो है वो तुम ऐसा चलाओगे, थोड़ी देर तक सिर्फ। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ये करंट की बढ़ने की वजह से हीट लॉस बढ़ेगा, और हीट लॉस बढ़ने की वजह से जनरेटर का जो इंसुलेशन है वो फेलियर हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा देर तक तुम सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पावर फैक्टर अच्छा है तो 80 किलोवाट का लोड सप्लाई हो जाएगा, पावर फैक्टर बुरा है तो 80 किलोवाट के लोड के लिए जनरेटर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, यानी जनरेटर नया लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है जनरेटर नया लगाओ, ये कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगाओ, ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर वगैरह जो है स्विच गियर की साइज बढ़ गई तो ट्रांसफॉर्मर वगैरह नए लगाओ। तो पुराना क्या बचा, जनरेटर बदल दो, लाइन बदल दो, ट्रांसफॉर्मर बदल दो, सब कुछ ही बदल दो। तो पावर फैक्टर के पुअर होने से इतना नुकसान हो रहा है कि हमारा पूरा सिस्टम ही जो है बदलने की डिमांड करने लगता है। तो हम कहते हैं कि भाई इससे अच्छा पावर फैक्टर क्यों ना बदल दें, हैं, क्यों ना बदल दें हम पावर फैक्टर। और यही वजह है कि इतने सारे नुकसानों का सामना करने की वजह से
हमें पावर फैक्टर का क्या करना पड़ता है, इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। और अब आप लोगों की एक्चुअल टॉपिक शुरुआत हुआ है। एक्चुअल टॉपिक की शुरुआत जो है वो अब हुई है। ये जो मैंने हेडिंग लगाया था ना यहां पे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, इसकी शुरुआत एक्चुअल में अब हुई है। ये सब कुछ सीखने के बाद कि पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर एंगल क्या है, करंट का नेचर क्या है, कॉस फाई क्या है, एक्टिव रिएक्टिव रेफरेंट पावर क्या है, पुअर क्या है, अच्छा क्या है, कॉस क्यों है, जीरो क्यों होता है, कॉस फाई मतलब डीसी के अंदर 1 क्यों हो जाता है, एसी में कम क्यों हो जाता है, कारण क्या है कम होने के, नुकसान क्या है, इतने सारे नुकसान देखे तब पता चला अरे पावर फैक्टर को सुधारना जरूरी है, ये नुकसान तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो अब जाकर के हम पावर फैक्टर इंप्रूव करना सीखेंगे। अब मेरे शेरों ये बताओ तुम्हें कि समझ में आया पावर फैक्टर का कंसेप्ट कि नहीं? क्या आज के डेट में पावर फैक्टर जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहा है तुम्हारा? यस और नो? अरे बोलो दादा जल्दी से। दिल जीत लिया सर आपने। अरे यार तुम लोग शेयर नहीं करते इसको। अपने दोस्तों को बोलो कि जाए और पावर सिस्टम ले निम्बस की ऐप पर, जिसको भी जरूरत है उसको बोलो, सबको मेरे नंबर शेयर कर दो और सबको शेयर करके बोलो कि भाई सिर्फ 500 रुपीज में मिल रहा है, लो तुम पावर सिस्टम और तुम देखो कि किस तरीके से वहां पर एकदम गर्दा मचाया हुआ है ना। और उनको बोलो कि मैसेज करे मुझे, नो डाउट एट ऑल। मैं कह रहा हूं ना यार, डाउट बचेगा ही नहीं तो उस डाउट वाले ग्रुप में होगा कुछ नहीं। इसीलिए कह रहा हूं उस ग्रुप को जिसने भी बनाया डिलीट कर दे और मेरी डीपी हटा दे, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो मैंने बनाया है ना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हूं इंजीनियर्स एकेडमी वाले में, वहां पर तुम मुझे टैग करके पूछ सकते हो कुछ भी, नो डाउट। चलो कॉपी कर लो ये सब कुछ, ये कॉपी करके थम्स अप कर दो। आज के लिए इतना ही, कल अपन आएंगे तब स्टार्ट करेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड्स। ठीक है। लियो, ऑल सेट, कर दे सेशन एंड। हाँ, जिसने पूरा बैच परचेज किया है उसको भी अगर डाउट है तो वो भी मुझे अलग से मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। जिसने पूरा बैच लिया है वो भी मैसेज कर सकता है डाउट आने पर। डाउट नहीं भी आ रहा, कोई तकलीफ है तो भी कर देना मैसेज, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाय बाय।